नाज़रीन, शाम में इस वक्त जो लड़ाई जारी है वो लड़ाई है क्या, और वो अभी तक जारी है, वो रुक क्यों नहीं रही, और इस लड़ाई का मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, इज़राइल क्या करना चाहता है, और जो तुर्की है क्या वो शाम की हुकूमत को बचा पाएगा, शाम में जो मौजूदा हुकूमत है ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये हैं सवालात, इसके साथ मैं हूँ मियां ताहिर। तो इस वक्त भी लड़ाई चल रही है। ये एक इलाका है सवेदा के नाम से शाम में, और वहाँ पे द्रूज़ रहते हैं। द्रूज़ जो है ये एक बड़े अरसे से यहाँ आबाद लोग हैं, जिनका मज़हब कुछ लोग कहते हैं कि इस्माइली शिया हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बुद्धिस्ट हैं, या फिर ये इन दोनों का कोई मिक्सचर है। और ये इज़राइलियों के साथ, यहूदियों के साथ इनके बड़े तारीख़ी और देरीना ताल्लुकात हैं। ये एक दूसरे में रचे बसे हुए हैं। इतलात तो ये हैं कि गज़ा में लड़ने वाले बहुत से फ़ौजी जो थे वो द्रूज़ थे, और इवन जो पहला हमला करने वाला वहाँ पे कमांडर था वो द्रूज़ था। और ये द्रूज़ जो हैं ये इज़राइल के साथ आप समझें कि यकजान दो कालब हैं। अब इन्होंने वहाँ पे लड़ाई शुरू की। इन्होंने द्रूज़ों ने लड़ाई कहाँ से शुरू हुई देखना ये है। द्रूज़ और इनमें इनका एक और मलेशिया है, हिकमत अल हिजरी का इसे कहते हैं, वो उसका मलेशिया है। वो एक मुसल्ला लोग हैं। वो दरअसल मनशियात का कारोबार करते हैं और इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करते हैं, और ये पूरे मिडल ईस्ट में उनका ये कारोबार फैला हुआ है। तो इस लिहाज से वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वो अपने आप को गुंडे समझते हैं। तो ये द्रूज़ जो हैं ये भी, इनको भी सबको फ़ौजी तरबियत हासिल है। तो ये लोग इधर रह रहे थे, तो शाम की हुकूमत को कोई इनके साथ मसला नहीं हुआ। लेकिन जो द्रूज़ जो इज़राइल के अंदर रहते हैं, असल में द्रूज़ जो हैं वो 3 मुल्कों में हैं। एक यहाँ रहते हैं इज़राइल के अंदर, शाम में और इराक़ में। जो इज़राइल के अंदर रह रहे थे उन्होंने सरहद पार करके शाम में आना शुरू कर दिया। असल में ये वही मंसूबा है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये यहूदी किस तरह से काबज़ होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये यहूदी क्या करते हैं कि ये अपने आबादकार यानी कि बाहर से लाए हुए यहूदियों को किसी ऐसी जगह पे भेज देते हैं जो उनके नज़दीक उनकी नहीं होती, लेकिन उसको वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसे पिछले दिनों इन्होंने मगरबी किनारे में, जो कि बेसिकली फ़लस्तीनियों का इलाका है, वहाँ पे अपने बहुत से आबादकारों को भेजना शुरू किया। उन्होंने जाके मुख्तलिफ खाली मकानों पे और उन मकानात पे जो ज़ेर तामीर थे उन पे कब्ज़े करना शुरू कर दिए, और फिर ये जो इज़राइली फ़ौज है वो उनकी मदद को आ जाती है। यही तरीक़ाकार अपनाया गया। द्रूज़ी जो हैं वो इज़राइल से उनको भेजा गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्ज़ा करें, और ये जो हिकमत अल हिजरी की जो मलेशिया है उन्होंने वहाँ पे जाके इलाकों में फैलना शुरू कर दिया। तो उस पर फिर शाम की हुकूमत हरकत में आई और उनकी फ़ौज आई, और उन्होंने आके उनको बेसिकली कर्टेल किया। यानी उन्होंने कहा कि भाई आप अपने इलाकों में रहें, इससे आप ज़्यादा आगे नहीं फैल सकते। और वो जो लोग उधर से आ रहे थे उनको रोका। इस पर क्लैश शुरू हुआ। इस क्लैश पर जब शामी फ़ौज ने एक्शन लिया तो इज़राइल उनकी मदद को आ गया, और फिर उसने आके शाम में ख़ास तौर पे जो सदारती महल है उस पे आके हमले किए, जिसका एक ही मतलब था कि अहमद अल शरा जो इस वक्त सदर है वो उसको मार देना चाहता था। यानी कि वो द्रूज़ियों के मुकाबले में पूरी शाम की हुकूमत ख़त्म करना चाहता था। उसके बाद फिर उसमें अमेरिका आया, उसमें अरब ममालिक आ गए, और अब कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ पे जंग बंदी हो गई है। लेकिन इस जंग बंदी से पहले भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई। वो ये हुई कि ये जो द्रूज़ी हैं इन्होंने वहाँ पे कत्लेआम बंद नहीं किया। वहाँ पे मौजूद जो बद्दू थे उनको मारना शुरू किया, उनकी औरतों के साथ रेप शुरू कर दिए और उनको निकाल दिया उन इलाकों से। इस पर फिर जो पूरे शाम के बद्दू कबाइल हैं वो मिल के 70,000 के करीब लोग जो हैं वो फिर सवेदा में दाखिल हुए, और उन्होंने फिर बदला लेना शुरू कर दिया। इस पर जो इज़राइल है उसको शायद वक्ती तौर पे ये हिकमत अमली होगी कि अब भी जंग रोकी जाए। तो अब अरबों के कहने पे, अमेरिका के कहने पे अब एक जंग बंदी का ऐलान हुआ है। अभी ऐलान हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। द्रूज़ी अभी भी वहाँ पे मौजूद लोगों को, सिविलियन लोगों को मार रहे हैं, और जो अमन कराने के लिए वहाँ पे फ़ौज भेजी गई है उसको भी वो निशाना बना रहे हैं। द्रूज़ियों का एक शेख है, वो मुतालबा कर रहा है कि हमें इज़राइल अपने साथ शामिल कर ले।
تو دراصل یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یہ ہے اصل منصوبہ اسرائیل کا. اسرائیل دروزیوں کا بہانہ بنا کر اور ان کو استعمال کر کے شام کے ان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قبضہ کیا ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور یہ وہ اس شام کے 3 حصے کرنا چاہتا ہے اور ان 3 حصوں پہ دراصل وہ خود ہی قابض ہونا چاہتا ہے مختلف بہانوں اور ہیلوں بہانوں سے. اور ایک جو چوتھا حصہ ہے اس پہ وہ چاہتا ہے کہ شام کی جو موجودہ حکومت ہے وہ رہے. تو یہ اب وہ جو حلب کا علاقہ ہے, اب یہ کہاں تک اپنی یہ بات جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا, کب اس منصوبے کو آگے بڑھائے گا, یہ تو خیر ابھی کہا نہیں جا سکتا. امریکہ کے آنے کا, سعودی عرب کے آنے کا, ترکی کے آنے کا فی الحال کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ایک نام کی ایک جنگ بندی ہو رہی ہے. ابھی بھی 3 شخصیات آپس میں ملی ہیں جو وہاں پہ امریکہ کا سفیر ٹام براک, اردن کے ڈپٹی وزیر اعظم اور ادھر سے شام کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مل کے آپس میں ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن یہ ایگریمنٹ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اسرائیل نے اپنے عزائم پورے کرنے ہیں اور اس کو یہ کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر میں وہ آگے جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ ترکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس جنگ میں شامل ہوگا. یہ تو جنگ ہوگی جب اسرائیل وہاں پہ قبضہ کرے گا, جو کہ وہ کرے گا, تو کیا ترکی اس کے ساتھ جنگ کرے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ وقت بتائے گا کہ ترکی کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. ترکی اب تک تو بچ بچا کے چل رہا ہے اور اپنی معیشت کو اور اپنی ملٹری کی قوت کو بھی وہ آگے بڑھا رہا ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہوگا اگر اس میں ترکی آتا ہے. تو ترکی اگر اس میں آیا تو پھر بڑے مسائل بڑھ جائیں گے, اس میں شاید پھر پاکستان کو بھی آنا پڑے. لیکن صورتحال وقت آنے پہ اس کا پتہ چلے گا. مزید جو حالات ہوں گے اس پر اپڈیٹ کروں.